हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैप कंपटीशन। टैप कंपटीशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जीके के टॉप 20 प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर है। प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका कौन सा ग्रह हो जाता है बताइएगा। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाता है। कौन सा? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही प्रश्न और सही जवाब हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न का। दूसरे नंबर का प्रश्न है आपका कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है? तो 8 मिनट में। कब? 8 मिनट में सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 8 मिनट हो जाता है। फिर चलते हैं अगले नंबर प्रश्न का। अगले नंबर यानी कि तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका कि नकदी फसल से संबंधित है। तो नकदी फसल से आपका कौन सा संबंध है? तो आपका गन्ना आपका नकदी फसल हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन दिए गए गेहूँ, चावल और मटर, ये आपके कौन से फसल हो जाते हैं? तो ये खाद्यान्न फसल हो जाते हैं। कौन? खाद्यान्न फसल हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होता है, यानी कि गन्ना। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। लेकिन हरित क्रांति पूछे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन आपका सही प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि एम.एस. स्वामीनाथन। आइए 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भारत और चीन के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। कौन सा रेखा? मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। मैक-मोहन रेखा, जिससे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, मैक-मोहन रेखा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 6ठे नंबर का, ग्रीनविच माध्य समय रेखा से भारतीय मानक समय रेखा कितना आगे है? तो बात हो रही है ग्रीनविच की। तो ग्रीनविच की माध्य समय रेखा और भारतीय समय रेखा आपका 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न है आपका कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की बात कर रहा है तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना आपका 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। कब? 1965 में। उस समय कुल कितने बटालियन थे अगर बात करें तो कुल 25 बटालियन मिलाकर आपका बीएसएफ की स्थापना हुई थी। किसकी? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1965। कुछ फैक्ट है इसमें, आइए देखिए कि बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया था। 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात रहेगा। यह बल कहाँ पर काम करता है? तो आपका भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपका कौन सा बल काम करता है? तो सीधे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन बल काम करता है? तो आपका बीएसएफ सही जवाब होना चाहिए। कौन सा? बीएसएफ सही जवाब होना चाहिए। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आपका मुख्यालय कहाँ होता है? द हेग होता है। कहाँ पर? द हेग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है यहाँ पे। सही जवाब हेग। हेग में आपका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। अब बात करें 10वें नंबर का प्रश्न पे। 10वें नंबर का प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो भारतीय संविधान संशोधन के लिए प्रथम विधेयक आपका
1951 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही जाता है। अगर बात करें भारतीय संविधान संशोधन में प्रथम विधेयक की तो आपका 1951 में लाया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 15 के 1, 19 के 1, 19(2), अनुच्छेद 85, 86, 176, 174, 341, 342, अनुच्छेद 37 में संशोधन किया गया था। उसके साथ साथ इसी संशोधन यानी कि प्रथम ही संशोधन में आपकी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया था। आप बताइएगा कमेंट करके 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, जिसका इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। आप अपना प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो आपका कौन सा हो जाता है? तो आप सुनेंगे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड को महात्मा गांधी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। कौन सा? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ था? तो हम बात करने वाले हैं उस पर। चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ? गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि 4 फरवरी को हुआ था। फिर चलते हैं हम 12वें नंबर के प्रश्न पे। 12वें नंबर का प्रश्न है आपका कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण कौन दिया था? तो आज गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण कौन दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने दिए थे। कौन सा? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किए थे। तो किसके लिए? चंपारण वो एक किसान की समस्या थी कि यहाँ के लोगों से इस तरह कर लिया जाता है। कौन सा? इस तरह कर लिया जाता 3 कठिया नील की खेती के लिए इस तरह कर लिया जाता था। उसी के संबंध में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में महात्मा गांधी को बुलाया था और कहा भी था कि एक ऐसे महात्मा बिहार में आएंगे जिनसे मिलने से सारी समस्या को खत्म किया जा सकता है। 13वें नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी आपका ऑप्शन नंबर 4 मैडम भीकाजी हो जाती है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा भारत क्रांति की जननी मानी जाती हैं। अगर पूछे आपसे तो ये किस धर्म से संबंधित हो? मैडम भीकाजी आपकी पारसी धर्म से संबंधित है। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया है। दादा भाई नौरोजी के साथ उनके निजी सचिव के रूप में काम किए हैं। कौन? मैडम भीकाजी कामा जी। अब बात करते हैं हम 15वें नंबर प्रश्न का। 15वें नंबर का प्रश्न आपके पृथ्वीराज आसू के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज आसू के लेखक आपके चंद बरदई हो जाते हैं। कौन? चंद बरदई हो जाते हैं पृथ्वीराज लेखक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए 16वें नंबर का प्रश्न है आपके पूछा है कि कुमार संभवम नामक महाकाव्य किस कवि ने लिखी थी? तो कुमार संभवम की बात करें, कुमार संभवम आपके सुप्रसिद्ध कवि कालिदास ने लिखी। कौन? कालिदास ने कुमार संभवम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है। आइए 17 नंबर का प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक की बात कर रहा है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बताइएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। अपने प्यारा कमेंट, एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा कि बौद्ध धर्म के
प्रवर्तक कौन है? तो त्रिपिटक, यहाँ त्रिपिटक का बात कर रहा है तो त्रिपिटक ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है आपका। बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलते फिर 18वें नंबर का प्रश्न। 18वां नंबर का प्रश्न आपका पूछा है कि मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ पर होता है? तो विटामिन ए की बात करता है। विटामिन ए आपका गाजर में पाया जाता है। गाजर में, पालक में प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन ए पाया जाता है। अगर बात करें इसके भंडार की, तो भंडार आपका ऑप्शन नंबर 1 यकृत में हो जाता है। यकृत आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त के थक्के बनाने से संबंधित विटामिन है, तो आपका विटामिन के यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। विटामिन सी अगर बात करें तो आपका किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन ए की बात करें तो पालक में पाया जाता है। विटामिन के आपका सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी आपका मांस में पाया जाता है, तो इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है? तो उससे पहले आपको बता दें 6.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रा हो जाता है किसका? गुरुत्वाकर्षण का। तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण लगभग कितना होता है पृथ्वी पर? तो आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण हो जाता है पृथ्वी पर। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। उसके बाद अपने मित्रों का शेयर कर दीजिए। चैनल में नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी कल शाम में आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो क्लास को आप ज़रूर शेयर करिएगा। आप प्यार से कमेंट बताइएगा और किस टॉपिक पर आपको प्रश्न लगेगा, कैसे आपको क्लास लगी, कैसे प्रश्न है, उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।